बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर, नॉम और नाम एक ही लफ्ज़ है। नॉम का लफ्ज़ी मतलब है नाम। नॉमनक्लेचर, नाम देने के असूल। तो बेसिकली नॉमनक्लेचर कहते हैं साइंस ऑफ नेमिंग स्पीशीज़ के। स्पीशीज़ आपने आइडेंटिफाई कर ली कि ये एक मखसूस ऑर्गेनिज्म है, उसको नाम उसका कैसे रखा जाएगा। लाखों हमने देखा कि स्पीशीज़ हैं, तो उनके अलग अलग नाम कहाँ से लेकर आए। तो प्रॉपर साइंटिफिक नेम देने का तरीका नॉमनक्लेचर कहलाता है। अब इंसानों की आपको पता है आदत है कि उनको कोई भी चीज़ नज़र आती है तो वो उसको कुछ ना कुछ नाम देते हैं। ठीक है, पत्थरों को, पहाड़ों को, दरियाओं को, नदी नालों को, हर चीज़ को हमने नाम दिया हुआ होता है। रास्तों को नाम दिए हुए होते हैं। तो इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें नज़र आते हैं, हम उनको भी नाम, कोई ना कोई उनका नाम रखते हैं। इनको हम कहते हैं, जो आम ज़बान में नाम रखे होते हैं, इनको हम कॉमन नेम्स कहते हैं, आम नाम। आपको पता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक किया अल्लाह ताला ने, तो उनको सबसे पहले क्या सिखाया? नाम देना सिखाया, मुख्तलिफ नाम सिखाए, या वो टेक्निक सिखाई जिसके ज़रिए चीज़ों को नाम दिया जाता है। और फिर फरिश्तों का और इंसानों का मुकाबला, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुकाबला किस चीज़ का हुआ कि जी ये नाम बताओ अगर तुम्हें पता है। तो आदम अलैहिस्सलाम को पता थे, फरिश्तों को नहीं पता थे। तो यानी कि वो जो फजीलत मिली वो इसी वजह से मिली कि हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम चीज़ों को नाम दे सकते हैं। तो आम लैंग्वेज में जब हम चीज़ों को नाम देते हैं तो इनको कॉमन नेम्स कहा जाता है। और फिर कॉमन नेम्स एक ही चीज़ का मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, कई दफ़ा एक ही स्पीशीज़, एक ही ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ नाम दिए हुए होते हैं। मसलन आपको पता है प्याज को पंजाबी में गंडा भी कहते हैं। फिर इसी तरह बसल या वसल कहते हैं, बसल कहते हैं अरबी में, वसल सराइकी वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये एक पौधा दिखाया हुआ है, अक्सर लान में लगा हुआ होता है, आपके लान में भी लगा हुआ है। इसको अमलतास कहते हैं, अर्गवाद भी कहते हैं, हिंदी में गुरमाला भी कहते हैं, गोल्डन शावर अंग्रेजी में नाम है, पर्जिंग कैसिया भी उसको कहते हैं। तो एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर। तो हज़ारों लैंग्वेजेस हैं, तो हज़ारों पॉसिबली नाम होंगे। हर लैंग्वेज में अलग अलग नाम होंगे। कई दफ़ा एक ही चीज़ के मल्टीपल नाम होते हैं एक लैंग्वेज में। तो फिर इन नाम देने का भी चलो ठीक है, इतने सारे नाम हो भी जाए तो उनका कोई असूल नहीं है। बेतरतीब नाम दिए हुए होते हैं, कभी किसी प्रॉपर्टी की बेस पे दिया हुआ होता है, कभी किसी प्रॉपर्टी की बेस पे दिया हुआ होता है, कभी बेतुके नाम दिए हुए होते हैं। तो कहानी आपने सुनी होगी कि जी अंग्रेज पहुंचे जहाज पे बैठ के, बहरी जहाज के जरिए से ऑस्ट्रेलिया, एक जजीरा था। तो वहाँ एक जानवर फिर रहा था, भाग रहा था, फुदक रहा था। बड़ा सा था, देखने में चूहे जैसा लगता है, पिछली टांगें बड़ी बड़ी थी। तो वहाँ जो लोकल लोग वहाँ पे रहते थे, उनसे पूछा कि इसका नाम क्या है। तो उसने क्या, कंगरू। कंगरू का मतलब उसकी ज़बान में था कि मुझे भी नहीं पता। तो अब कैंगरू नाम बन गया उसका। ठीक है, कहानी है, लेकिन पॉइंट उससे समझ आता है कि उसका कहने का मकसद है कि जी मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो नाम फिर पड़ गया बस कि यही नाम है इसका भी। ठीक है, उन्होंने जाके वापस इंग्लैंड में बताया, फिर सारी दुनिया में वही नाम चलता है। ठीक है, तो साइंटिफिक बेसिस कोई नहीं है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती है। एक बंदा अगर एक चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है तो दुनिया के दूसरे हिस्से में कैसे पता लगेगा कि उसने किस चीज के ऊपर रिसर्च की थी, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म था। तो कई दफा ये होता है कि एक ही स्पीशीज, मुख्तलिफ स्पीशीज के एक ही नाम दिया हुआ होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ब्लू बेल्स नाम दिया हुआ होता है अंग्रेजी में किसी भी ऐसे पौधे या दरख्त या जड़ी बूटी को जिसकी ब्लू कलर के फूल लगते हो जिसके ऊपर, और बेल शेप के फ्लावर्स हों। तो ब्लू बेल जड़ी बूटी भी हो सकती है, दरख्त भी हो सकता है पूरा। अलग अलग स्पीशीज को एक ही नाम दिया हुआ है। इसी तरह ब्लैक बर्ड, काला परिंदा नाम दिया हुआ होता है कव्वे को भी और रेवन को भी। दो अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन एक ही नाम दोनों को दिया हुआ है। फिर कई दफा गलत नाम दिए हुए होते हैं।
मिसाल के तौर पे जब आप फिश के बारे में सुनते हैं तो आपके जहन में एक मखसूस ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है। फिश मछली, वो जिसके फिन्स होते हैं, एक मुंह होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उस जिल्द के ऊपर छिलके होते हैं, जहन में फौरी तौर पर वो वाला ऑर्गेनिज्म आता है। लेकिन फिर आपने स्टार फिश सुना हुआ है, जेली फिश सुना हुआ है, फिर ये लेफ्ट साइड पे आपको नीचे दिखाई हुई है, वो पानी में भी नहीं रहती, ठीक है। स्टार फिश, जेली फिश तो चलो पानी में रहती हैं तो समझ आता है कि पानी में रहने की वजह से उनका नाम फिश डाल दिया, लेकिन ये खुश्की पे रहती है। किताबी कीड़ा आपने देखा होगा, जहां पे पुरानी किताबें पड़ी हों किसी अलमारी में, तो वो किताब हटाएं या खोलें तो वहां पे वो भाग रहा होता है एक छोटा सा कीड़ा, ठीक है, सिल्वर से कलर का, तो ये सिल्वर फिश इसका नाम है, ठीक है। इसी तरह वो क्रे फिश नीचे आपको दिखाई हुई है, जो कहीं से भी मछली जैसी नहीं लग रही, तो वो भी फिश है। तो बहुत सारी मुख्तलिफ चीजों के, अलग अलग चीजों के, जिनका जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, जिनके सिस्टम्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, फिर भी उनका नाम फिश रखा हुआ है कि इनमें से हालांकि कोई भी फिश नहीं है। तो ये कंफ्यूजन काज करती है। तो इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए कार्लस लिनियस एक साइंसदान था, 1707 से 1778 तक जिंदा रहा, स्वीडिश बॉटनिस्ट था, पौधों के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तो इसने बहुत सारे पौधों को उनको तरतीब से अरेंज करने के लिए एक सिस्टम बनाया, नाम देने का और क्लासिफाई करने का। तो और उसने अपनी किताब लिखी जिसका नाम था सिस्टमा नेचरी 1753 में, और इसी तरह फिर बाद में जब उसका ये सिस्टम मशहूर हो गया तो उसने एनिमल्स के लिए भी किताब लिखी 58 में। और यही तरीकाकार हम आज तक इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 300 साल होने वाले हैं, ठीक है। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आज भी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स के लिए यही तरीकाकार अब भी इस्तेमाल होता है। प्रॉपर साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। अब नाम देने के फिर असूल क्या है? असूल ये है कि हर नाम के 2 हिस्से होंगे। जिस तरह आपका नाम लिखा जाता है तो आपसे पूछा कि भाई नाम क्या है, आपने कहा असलम। अब फिर आपसे कहा जाता है कि नहीं पूरा नाम बताओ, फिर असलम वकास या जो भी आपके वालिद का नाम है वो अमूमन एंड में लिखा हुआ होता है, जिससे पता लगता है कि आप किस खानदान के फर्द हैं या आपके वालिद का नाम क्या है, ठीक है। तो वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल नाम होता है। मतलब असलम नाम के कॉलेज में हो सकता है 10 लड़के मिल जाएं, लेकिन असलम वकास बहुत कम चांस है कि कोई दूसरा होगा, ठीक है। बाद मशहूर नाम होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, अदरवाइज ज्यादातर नाम फिर जब दोनों नाम ले लें तो वो यूनिक हो जाते हैं। तो इसी तरह यहां पर भी हमने स्पीशीज को नाम दिया हुआ है, तो नाम के 2 हिस्से रखे जाएंगे। पहला नाम बताता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस स्पीशीज से किस जीनस से बिलोंग करता है। हमने पढ़ा था कि स्पीशीज से ऊपर वाला ग्रुप जीनस कहलाता है और एक जीनस में मिलती जुलती स्पीशीज रखी जाती हैं। तो हमने नाम रखा और नाम का पहला हिस्सा रखा जीनस के नाम पे, ठीक है, यानी कि पहला हिस्सा बाप के नाम पे जिस तरह रखा हुआ हो। तो पहला नाम जब हम लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, शुरू में बड़ा हर्फ आएगा। फिर दूसरा नाम रिप्रेजेंट करता है उस स्पीशीज को, ठीक है। तो अब ये नाम आप रख सकते हैं मिसाल के तौर पे जिस जगह पे वो डिस्कवर हुआ उसके नाम पे, या जिस साइंसदान ने डिस्कवर किया उसके नाम पे, या उस स्पीशीज के किसी कैरेक्टर के नाम, कैरेक्टर की बेस पे कि वो नीले रंग का था या पीले रंग का था, जैसा भी था, ठीक है। तो उसके किसी कैरेक्टरिस्टिक या साइंसदान या जगह या बादशाह या किसी खूबी के नाम की बेस पे दूसरा नाम रखा जा सकता है। और दूसरा नाम हमेशा छोटे हर्फ से शुरू होता है, बड़े कैपिटल लेटर से उसको नहीं लिखते। तो नाम के 2 हिस्से हैं, पहला नाम जीनस को रिप्रेजेंट करेगा जिससे वो बिलोंग करता है, दूसरा नाम स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। जीनस का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा, स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होगा। हाथ से लिखते वक्त नामों को अंडरलाइन किया जाता है। अंडरलाइन करने का मकसद होता है कि पता लग जाए कि ये किसी दूसरी जबान का लफ्ज है। प्रिंटेड में वो नाम हमेशा इटैलिसाइज किए जाते हैं, यानी कि थोड़े से तिरछे लिखे जाते हैं। इटैलिक में देखा हुआ लिखा हुआ मकसद ये होता है, मिसाल के तौर पे आपने वो इस्लामियात का पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो इस्लामियात के पेपर में यहाँ पर सवाल आता है
कि जी मुंदरजा झैल हदीस का तर्जुमा लिखें, तो आगे जब हदीस शुरू होती है तो आपने नोट किया होगा कि जो सवाल लिखा हुआ है और जो हदीस के अल्फाज है दोनों की राइटिंग में फर्क रखा जाता है। नोट किया किसी ने? ठीक है, सवाल और एक्चुअल जो अरबी की स्टेटमेंट है उसमें फर्क रखा जाता है ताकि फौरन आपको पता लगे कि यहां से यहां तक अरबी लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरह आयत का भी जब तर्जुमा तशरीह आती है तो वो भी अलग उसमें लिखी हुई होती है। उर्दू में लिख रहे हो तो ऐसा नहीं होता, उर्दू में मुंदरजा झैल शेर की तशरीह लिखें तो वो शेर वाली जो राइटिंग है और जो ऊपर राइटिंग है वो सेम चल रही होती है। ठीक है, तो राइटिंग का फर्क रखा जाता है ताकि पता लगे कि यहां से जुबान दूसरी शुरू हो गई है और यहां तक दूसरी जुबान के अल्फाज हैं। तो उसी तरह यहां पर भी जब हम नाम रखते हैं तो नाम अमूमन होते हैं लातीनी जुबान में। ठीक है, तो लातीनी जुबान में फिर वो फर्क रखने के लिए कि ये अंग्रेजी के अल्फाज चल रहे थे, ये बीच में नाम आ गया है, लातीनी जुबान का लफ्ज है, तो इसको इटैलिक लिखा जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ओनियन का नाम सारी दुनिया में एक ही होगा, एलियम सीपा। ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी चली जाएं साइंटिफिक कम्युनिटी में वो एक ही नाम उसका चलेगा, सबको पता होगा। जब आप एलियम सीपा का बताएंगे कि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं या मैंने उसके सेल्स निकाल के देखे हैं या मैंने ये किया या मैंने वो किया है, तो सारी दुनिया के साइंसदानों को फौरन पता लग जाएगा कि आप किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह अमलतास है जो बाहर वो ऑर्नामेंटल प्लांट लगाया जाता है, दरख्त है फूलों वाला, पीले रंग के फूल लगते हैं, कैसिया फिस्टूला उसका नाम है। इसी तरह ह्यूमंस का नाम आपको पता है होमो सेपियंस कहते हैं। फिर इसी तरह पोटैटो का नाम सोलेनम ट्यूब्रोसम है। इसी तरह ब्रिंजल सोलेनम मेलांजिना है, आपका बैंगन। तो इसी तरह अब ये नाम सारी दुनिया में सेम चलेंगे। फिर सारे नाम आप देखें तो वो इटैलिक लिखे हुए हैं, अपनी बुक में भी आप देखेंगे तो नाम इटैलिक करके लिखे हुए होंगे। फिर एलियम का ए बड़ा है, बाकी आगे एलियम सीपा सारे हरूफ छोटे लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ से लिखते हुए आप इन अल्फाज को अंडरलाइन करेंगे हमेशा। ठीक है, तो पुराने जमाने में नाम देने के लिए ज्यादातर मॉर्फोलॉजी को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। मिसाल के तौर पे सोलेनम ट्यूब्रोसम है, ट्यूब्रोसम का मतलब वो ट्यूबर्स, वो उसके गोल गोल जो आलू बने हुए हैं। उसके मुकाबले में मेलांजिना, मिलानो का मतलब होता है काला, क्योंकि बैंगन डार्क कलर का होता है तो उसकी वजह से उसका नाम काला वाला सोलेनम है। लेकिन बहरहाल आजकल फिर क्योंकि वो फिर जब स्पीशीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक सारे इस्तेमाल भी हो गए, तो फिर अब अलग अलग नाम कैसे दें, तो फिर मुख्तलिफ चीज़ों की बेस पे आप नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेल बायोलॉजी की बेस पे फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस से आप नॉलेज लेकर फिर उनकी बुनियाद पर नाम दे सकते हैं।